ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एनवायरनमेंट का पार्ट 2 होगा। और हम सिलेबस देख लेते हैं जो आयोग ने सिलेबस को प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो हम देख सकते हैं ये सिलेबस है कि बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, और यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है यहाँ पर डोंट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, कि आपको स्पेशलाइजेशन होने की जरूरत नहीं है। और जनरल अवेयरनेस के बारे में क्या बोला है, ऑफ द सब्जेक्ट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द, मतलब आपको जो जनरल अवेयरनेस है, मतलब जो भी करंट में चल रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए कि किसी भी टॉपिक बायोडाइवर्सिटी के बारे में क्या है क्या नहीं। हमें आपको आयोग जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन दिखाता हूँ कि आयोग ने पिछले सालों में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए, ट्रॉपिकल लेवल के बारे में क्वेश्चन पूछा है, इसको हम पहले देखेंगे फिर सॉल्व करेंगे। 2023 में पूछा है। फिर उसके बाद में बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटर के बारे में पूछा है, तो मैं आपको करा चुका हूँ। देखिए, मैंने आपको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के बारे में पिछले लेक्चर में बताया था। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सड़ा गला सकते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गई। ठीक है, तो लकड़ी हो गया, और जो इंसान सूसू पॉटी करता है, गोबर करते हैं एनिमल्स, वो सब गलाए सड़ाए जा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। लेकिन अगर आप कुछ पेस्टिसाइड ले लो, मैंने डीटी के बारे में बताया था, डीटीडी के बारे में बताया था, वो पेस्टिसाइड इतनी आसानी से सड़ते नहीं है, इतनी आसानी से गलते नहीं है। तो फिर वो हमारे जो एनवायरमेंट, जो हमारा एक एनवायरमेंट है, इकोसिस्टम है, उसके अंदर बने रहते हैं। तो फिर वो एक लेवल से दूसरे लेवल में पास होते हैं, अभी हम देखेंगे। तो अब यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि भाई, जैसे मैंने बताया, तो डोमेस्टिक, ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल का, सॉरी, नॉट अ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, तो पॉल्यूटर। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब यही हो गया कि जो सड़ गल नहीं सकते बैक्टीरिया के थ्रू। तो डोमेस्टिक वेस्ट, तो डोमेस्टिक वेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे कि आपने कोई सपोज करो आप गोभी लाए तो वो सड़ गई, या फिर उसके छिलके विलके निकले, तो आप उसको या फिर जैसे कि वेस्ट होता है, वेस्ट जनरेट होता है, तो वो सब क्या हो सकता है, कुछ टाइम के बाद बायोडिग्रेड हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। तो ये जो पहला वाला दे रखा है यहाँ पर डोमेस्टिक वेस्ट, ये बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो ये जो है बायोडिग्रेडेबल है। यूरिन आपने टॉयलेट किया, वो भी सड़ गल जाएगा, तो दैट इज द, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। अब यहाँ पर ये आता है ये फीसल मैटर, तो ये क्या होता है, ये पॉटी होती है। तो जो इंसान करता है या फिर वो करता है, ये भी जो है बैक्टीरिया उसको बायोडिग्रेड कर कर, और उसमें से जो भी न्यूट्रेंट होते हैं उसको निकाल कर जो सॉइल होती है, सॉइल के लिए, तो सॉइल जो है यूज कर लेती है उसको। अब पेस्टिसाइड नहीं होते बायोडिग्रेडेबल। तो यही है कि इसका जो आंसर है पेस्टिसाइड ही है। अब यहाँ पर ये इकोसिस्टम के बारे में ये हम पढ़ेंगे, उसके बारे में सॉल्व करेंगे। और फिर एक ये क्वेश्चन था, ये भी हम देखेंगे। और हाँ, ये यूट्रिफिकेशन जो है नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे, इस वाले लेक्चर में नहीं देखेंगे। मैंने बस आपको क्वेश्चन दिखाया कि किस टाइप के क्वेश्चन आयोग ने पूछा है, 2019 में पूछा था। अब ये क्वेश्चन देखिए, जैसे उसने यहाँ पर क्वेश्चन बोला था ना कि आपको जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, तो उसका मतलब ये है कि जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल है किससे रिलेटेड, स्टॉकहोम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ये क्योटो प्रोटोकॉल, ये किससे रिलेटेड है। तो मैं इसको यहाँ सॉल्व नहीं कराऊंगा। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको एक पहले लेक्चर कराऊंगा, उसके बाद में आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, और भी प्रोटोकॉल बनी हुई है। अब देखो, जैसे यहाँ पर ये है कि ये क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग के बारे में पूछा है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में स्टेटमेंट, पहला वाला स्टेटमेंट तो हो सकता है मुझे देखो यहाँ पर जो ये लिखा है ना, लिमेंटिक जोन, तो ये जो जोन है इसके बारे में जिनको पता होगा, तो देखो उस क्वेश्चन उन्होंने तो कर दिया होगा। लेकिन ये जो जोन है, ये जनरली फोटोइक और एफोटोइक जोन के बारे में पढ़ते जाते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन ये जोन नया है, अभी मैं आपको इसके जोन के बारे में बताऊंगा, और फिर देखेंगे हम कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे फिर। अब ये फिर से क्वेश्चन ये पूछा 2022 में पूछा, तो उसने यहाँ पर पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बायोडिग्रेडेबल, तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के बारे में बताया। वुड, लकड़ी सड़ गल जाती है, एल्यूमिनियम की फॉइल जो होती है वो भी सड़ गल जाती है, और ये जो ग्लास बॉटल, ग्लास की जो बॉटल होती है वो भी सड़ जाती है। लेकिन प्लास्टिक के जो कप होते हैं, देखिए यहाँ पर वही है, घुमा फिराकर प्लास्टिक को जोड़ देता है हर बार। तो प्लास्टिक, पेस्टिसाइड, ये इतनी आसानी से गलते सड़ते नहीं है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ पर जो सॉइल है, सॉइल की एक सबसे बड़ी पॉल्यूशन जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है। तो यहाँ पर इसमें पूछा था कि इसमें यहाँ पर ये पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बायोडिग्रेडेबल।
तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन से हो सकते हैं? वुड है यहाँ पर। ये मैंने जो एल्यूमिनियम फॉइल है ये भी गल सड़ सकती है, तो यहाँ पर जो वुल होती है वो सड़ जाती है। लेकिन प्लास्टिक कप, ग्लास की बॉटल, इनको डिग्रेड होने में काफी टाइम लगता है। वैसे तो ये भी जो एल्यूमिनियम की फॉइल होती है हो जाती है, लेकिन ये बहुत टाइम लेती है सड़ने गलने में। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर वुल हो जाएगा, जो ऊन होती है। तो ये आयोग ने क्वेश्चन पूछे थे। अब हम अपना क्वेश्चन जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहले मैं आपको इकोटोन के बारे में बताता हूँ, इकोटोन होता क्या है। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे दो इकोसिस्टम हमारे पास, ये लैंड है और ठीक लैंड के जस्ट यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ये वाटर है। तो अब देखिए, वाटर में बहुत सारे जैसे घड़ियाल रहते होंगे, बहुत सारी चीजें, मगरमच्छ रहते होंगे, पानी के सांप भी रहते होंगे, और जमीन को भी कुछ लोग मतलब कुछ जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉयन, टाइगर और सांप रहते होंगे, कीड़े मकोड़े ये रहते होंगे। तो ये पानी पीने के लिए आएंगे, ठीक है। और ये जो है ये यहाँ पर बैठे होंगे ताक में, कि जैसे कोई पानी पीने के लिए आए उसको तुरंत पकड़ लेंगे। फिर कुछ ऐसे जो जो ऐसे प्लांट्स होंगे या ऐसे एनिमल्स होंगे जो पानी में रहते होंगे, एम्फीबियन, और वो जमीन पर भी आ जाते हैं। तो यहाँ तक आ सकते हैं वो, इतने वाले पोर्शन के अंदर। तो ये जो जोन देख रहे हो ना, इस जोन के अंदर जो लैंड वाला इकोसिस्टम है और वाटर वाला इकोसिस्टम है, इन दोनों के बीच का जो ये वाला जोन है जो आपस में आपस में पास पास में है, इस जोन में दोनों टाइप के जो है लैंड पर रहने वाले एनिमल्स और वाटर में रहने वाले एनिमल्स दोनों टाइप के मिलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जब मिलेंगे तो इनकी खूब लड़ाई होगी, क्योंकि इनकी जो ये सोचेंगे कि ये हमारा एरिया है, ये हमारा एरिया है, तो वो आपस में खूब लड़ते हैं। तो इसलिए ये जोन जो होता है, इसी जोन को हम इकोटोन जोन बोलते हैं, और ये जोन ऑफ टेंशन होता है। तो इकोटोन, ये जो इकोटोन होता है ये ऐसा जोन होता है जो दो इकोसिस्टम होते हैं, उन दोनों जो इकोसिस्टम होते हैं उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वहां का ये जोन होता है। समझ गए आप? तो जैसे आपने देखा होगा, अगर दो पड़ोसी हैं, उसका एक पड़ोसी ये है, दूसरा पड़ोसी ये है, तो ये जो है इस जोन को लेकर कि भाई ये मेरी जमीन है, ये मेरी में तुमने ईंट निकाल दी, तुमने मेरी में कचरा फेंक दिया, तुमने फलाना कर दिया, तो यहाँ पर लड़ते रहते हैं। तो ये वाला जोन हमेशा टेंशन वाला जोन रहता है उनका, पड़ोस का। तो ऐसे ही यहाँ पर दो कम्युनिटी होती है, तो कम्युनिटी का जो इकोसिस्टम, मतलब अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम जहाँ मिलते हैं, वो जो जोन होता है जोन ऑफ टेंशन होता है। तो यही है इकोटोन। तो इकोटोन क्या है? इकोटोन जो होता है एक ऐसा जोन है जहाँ पर दो या दो से ज्यादा जो इकोसिस्टम वो मिल रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये देखो। तो ये क्या है? ये जो है यहाँ ये जमीन है, और ये क्या है? ये पानी है, और ये ऊपर आ गया, यहाँ इधर आ गया फॉरेस्ट। तो इधर वाले में यहाँ पर इस वाले ये जो पोर्शन है ये इकोटोन है, और ये वाला जो है इकोटोन है। तो यहाँ पर दोनों टाइप की जो है जो पानी में रहने वाले और जीव जंतु मिलेंगे, और जो एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं वो भी मिलेंगे। तो इसलिए वो यहाँ पर वो आपस में लड़ते रहेंगे, इसलिए इकोटोन मतलब इसको बोला जाता है, जोन ऑफ टेंशन बोला जाता है। जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे ये देख रहे हो ना, ये जो इसका एक एग्जांपल और है, वेटलैंड ग्रुप, मैन ग्रुप्स। तो मैन ग्रुप्स जो होते हैं, वेटलैंड्स भी अच्छे एग्जांपल होते हैं अगर वो किसी कोस्ट के पास है तो उसमें जैसे कि मैन ग्रुप्स के बारे में ले लेते हैं। तो मैन ग्रुप्स जो होते हैं वो जो है सी के, जैसे मान लो इधर बड़ी बड़ी सी वाटर बॉडी है, तो यहाँ पर मैन ग्रुप जो है उग रहे होंगे, और यहाँ पर लैंड आ गया इधर इतने वाले पोर्शन पर। तो लैंड वाले जब ये अंदर आएंगे, मतलब पानी पीने के लिए या कुछ किसी भी तरह से, या शिकार करने के लिए, फिश वगैरह खाने के लिए हो, और यहाँ पर जो फिशिंग वाले जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, वो इधर आएंगे, तो ये जो जोन होगा यहाँ पर खूब मारामारी चलेगी, इसलिए जोन ऑफ टेंशन बोला जाता है इसको। बस इतना से याद कर लो, कोई ऐसा नहीं है आपसे बहुत ज्यादा डिटेल में पूछेगा, मैंने वैसे यहाँ पर लिख दिया है, फिर भी इसको एक बार आप पढ़ लेना। अब क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया अभी तक, पूछा जा सकता है। एक होता है इकोलॉजिकल नीचे, कुछ टर्म है, आयोग में टर्म को मतलब क्वेश्चन पूछे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके जो है कुछ टर्म है वो आपको पता होना चाहिए। देखो, इकोलॉजिकल जोन होता क्या है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। आप ना एक बल्चर के बारे में तो सुना ही होगा। तो बल्चर का क्या काम होता है? बल्चर का काम ये होता है कि कहीं कोई चीज सड़ी गली पड़ी हुई है, जैसे किसी का कोई जानवर मरा हुआ है, सड़ा हुआ पड़ा हुआ है, और कहीं सांप मरा पड़ा हुआ है, तो उसको साफ करना, सफाई करना। तो ये जो होते हैं ये जो है सफाई करने का काम करते हैं। लेकिन अगर आपकी सपोज करो रोटी पड़ी हुई है, ठीक है, रोटी रखी हुई है, तो क्या ये आपकी रोटी खाएंगे? नहीं। तो इससे क्या मतलब निकलता है? इससे मतलब निकलता है कि कोई भी एनिमल्स हो या कोई भी मतलब कोई भी जो स्पीसीज हो,
उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, वो उस इकोसिस्टम में वही फंक्शन परफॉर्म करती है। अब देखिए जैसे मान लो आपने टाइगर ले लिया, तो टाइगर क्या करेगा? क्या टाइगर तुम्हारा दूध पी जाएगा? ठीक है। क्या कि भाई क्या तुम्हारी रोटी खा जाएगा? या फिर तुम्हारे यहाँ पर जो बकरी बंधी उसको उसको उसी को खाएगा, जो बकरी बंधी हुई है उसी को खा जाएगा। तो क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर टाइगर का क्या काम हुआ? टाइगर केवल मांस को खाता है, तो मांस वाली चीजें जितनी भी होंगी उसको वो अपना जो काम है वो परफॉर्म करेगा। उसकी वजह से जो है बकरी की संख्या ज्यादा नहीं होगी। हिरन ले सकते हो, तो अगर सपोज करो टाइगर जो लायन या टाइगर या कहीं कुछ भी ले लो आप, कोई एग्जाम्पल समझने के लिए, तो अगर ये लेपर्ड ले लो, तो अगर ये जंगल में रहते हैं और हिरन बहुत ज्यादा हो गए, हिरन पहली बात तो अगर हिरन ज्यादा हो गए, जैसे नील गाय ले लो, नील गाय बहुत ज्यादा नुकसान करती है, तो नील गाय इतनी हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है कहीं किसी किसी जगह, तो उसका एक रीजन क्या है वहां पर कि पर्टिकुलर जो एनिमल्स है, जो नील गाय को मार कर खाने वाले एनिमल्स, उनकी कमी वहां पर कमी है। तो अगर जैसे लायन टाइगर इनको छोड़ दिया जाए तो नील गाय, जो ज्यादा नील गाय हैं उनको मार कर खा जाएंगे वो। तो उसकी वजह से जो है पूरा का पूरा एक बैलेंस हो जाएगा। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इकोलॉजिकल नीचे होता है वो होता है किसी भी स्पीसीज का एक काम, कि वो क्या काम करती है। ठीक है, अगर वो कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज खत्म हो जाए, पर्टिकुलर एनिमल्स खत्म हो जाए, तो समझ लो फूड चेन टूट जाता है। तो इसके बारे में आपको बताना चाहिए कि उसका क्या फंक्शनल रोल है किसी का। जैसे मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पर देखिए तो इनका अलग अलग रोल होता है। अब हाँ, अब देखिए यहाँ पर ये की चिड़िया है, ठीक है, ये तीन मतलब ये सारी की सारी वर्ड्स है, लेकिन इनका जो है रोल अलग अलग है। ये अपने अंडे यहाँ देगी, ये यहाँ देगी, ये यहाँ देगी, तो ये इतने इतने वाले एरिया को मेंटेन करके रखेगी, ये वाली चिड़िया। और ये वाली चिड़िया इतने वाले एरिया को मेंटेन करके रखेगी, और ये वाली चिड़िया इतने वाले मेंटेन करके रखेगी। तो ये जो होता है ये इनका रोल है, समझ गए? इनका काम है इन चिड़ियों का, कि इनको ये काम करना ही करना है। तो ऐसे ही जो हमारा जो इकोसिस्टम होता है, हर एक इकोसिस्टम में, चाहे वो लैंड का इकोसिस्टम हो, पानी का इकोसिस्टम हो, हर एक एनिमल्स का या प्लांट्स का अपना अलग ही एक काम होता है। तो ये जो ये नीचे जो होता है, नीचे नीचे शब्द का मतलब होता है कि किसी भी स्पीसीज का क्या फंक्शनल काम है, किसी भी जो भी इकोसिस्टम है। तो ये बात यहाँ पर याद रखना, इकोलॉजिकल नीचे। अब एक और टर्म आती है इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है? तो पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। देखो, इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि भाई जैसे वहां पर कोई जमीन बंजर पड़ी हुई है, जैसे मान लो एक पत्थर है, ये पत्थर जमीन है, यहाँ पर कुछ नहीं उगता, ना घास है ना फूस है, कुछ नहीं है, ना जानवर रहेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है वो नहीं रहेंगे, तो यहाँ पर सेकेंडरी जो प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर, उनका तो कोई मतलब नहीं है। बनता है यहाँ पर इस दौरान जिंदगी में कौन रहेगा खाने के लिए? क्योंकि एनर्जी चाहिए होती है, जब तक एनर्जी नहीं मिलती वहां पर रहना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले इन पत्थरों में क्या उगेगा? इन पत्थरों में छोटी छोटी लीकन्स उगेंगे, जैसे एल्गी होगी, फंगस हो गए, ऐसी ऐसी चीजें उगती हैं। तो वो क्या करती हैं, यहाँ के जो माउंटेन होते हैं, जो पत्थर होते हैं, उनको सड़ा गला कर उनसे सॉइल बनाती है धीरे धीरे। तो फिर होगा क्या, ये जो लीकन है, लीकन के बाद छोटे छोटे जो छोटे छोटे प्लांट्स उगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब जो सॉइल तैयार हो चुकी है। तो क्योंकि सारी चीजें सॉइल में सॉइल्स पर ही उगती है, पत्थरों में थोड़ी उगेगी, पत्थरों में तो केवल लीकन इसी उग सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर जो छोटे छोटे प्लांट्स उगने शुरू हो जाएंगे। छोटे छोटे प्लांट्स, थोड़ी सी जमीन और ज्यादा मतलब सॉइल और ज्यादा बनेगी, तो उससे क्या होगा, थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी ग्रासेस उगनी शुरू हो गई यहाँ पर। फिर उसके बाद में क्या होगा, ये जो ग्रासेस हैं उसको और सॉइल बनाएगी यहाँ पर, और पानी को एब्जॉर्ब भी करेंगी। तो उसकी वजह से जो होगा, जो पत्थर थे नीचे तक के वो गल जाएंगे, उनसे और सॉइल बनेगी, तो फिर से बड़े बड़े हमारे प्लांट उगने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर ग्रासेस हो गई, हर्ब्स हो गए, और बड़े बड़े प्लांट हो गए। उसके बाद में क्या होगा, इन प्लांटों की जो जड़ है नीचे तक जाएगी, और जो भी पानी ले जाएगी, नीचे न्यूट्रिएंट ले जाएगी, और नीचे वाली जो पत्थर है मोटे मोटे, उनको सॉइल में कन्वर्ट कर देगी। तो और बड़े 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 जो ये पेड़ हैं बे उगेंगे। तो समझ गए आप? फिर उसके बाद में क्या होगा, तो ये वाले पेड़ सूख जाएंगे कुछ ही टाइम, मतलब कुछ टाइम के 1 दिन 2 दिन, मतलब इनको कई भी साल लगते हैं। उसके बाद में फिर से जमीन बंजर हो जाएगी। तो ये जो सब चल रहा है ना, कि उस जमीन पर कुछ भी नहीं था, फिर अचानक से छोटी छोटी घास होगी, फिर बड़े बड़े पेड़, फिर उससे बड़े बड़े पेड़। तो इसी को ही हम इसी को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। समझ गया? तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है कि बंजर जमीन को, जो बंजर जमीन होती है, बंजर जमीन को एक हरी भरी जमीन बना देना। और जो सबसे पहले कम्युनिटी बंजर जमीन को उगती है उसको पॉइनर कम्युनिटी बोलते हैं, ये याद रखना। और जो फाइनल स्टेज होती है, जैसा कि मान लो इसका जो फाइनल स्टेज था, इसका फाइनल स्टेज ये था, ये तो जो बड़े बड़े पेड़ थे
एकदम जो बड़े बड़े पेड़ थे इनको बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो समझ गए आप, सबसे पहले प्राइमरी जो ये जो पॉइंटर कम्युनिटी होती है, उसके बाद में क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है। अब ये जो इसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन, वैसे जरूरी नहीं है आपको ये सब याद रखो, बस थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए भाई पॉइंटर स्पेसिफिक कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है। पूछ सकता है वो आयोग इधर उधर लेफ्ट राइट करके। और इसको एक दिन नहीं होता है कि भाई ये एक दिन 2 दिन 10 दिन में खत्म हो गया, इसको बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। तो बस ये बता रहा हूँ, याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होगा, देखो ये जो लास्ट वाले क्लाइमेक्स कम्युनिटी ना, अब कुछ टाइम के बाद ये मर जाएंगे। ठीक है, मर जाएंगे तो फिर से जमीन बंजर हो जाएगी, लेकिन इतनी जमीन बंजर नहीं रहेगी जितनी जो यहाँ पर थी, एकदम रॉक, एकदम यहाँ पर कुछ है ही नहीं था। तो यहाँ क्योंकि इन्होंने सॉइल बना दी है, तो ये मरेंगे तो यहाँ पर जो दूसरी कम्युनिटी है उसको आसानी से उगने में, ग्रो करने में आसान रहेगा, क्योंकि सॉइल बन चुकी है। तो यहाँ पर फिर से एक कम्युनिटी बनेगी, मतलब एक थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ पौधे उगेंगे, फिर और बड़े पौधे, फिर और बड़े पौधे, और फिर और बड़े पौधे। तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। तो यहाँ पर प्राइमरी सक्सेशन हुआ था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था यहाँ पर। ठीक है, और ये यहाँ पर सॉइल बन गई, फिर ये डेड हो जाएंगे, तो यहाँ की जो सॉइल है, इस सॉइल पर कुछ उगेगा, तो ऐसे इस टाइप से ये बढ़ता चला जाता है। तो इसी को प्राइमरी सक्सेशन और इसको सेकेंडरी सक्सेशन बोला जाता है। ये याद करने की जरूरत नहीं, बस समझ जाना कि ये पॉइनरी कम्युनिटी होती है, ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन समझ में आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पर पानी में भी होता है। पानी में कैसे होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप ये चारों तरफ जमीन है और ये पानी भरा हुआ है, तो इस जमीन में, सॉरी, इस वाटर बॉडी के अंदर चारों तरफ से जो रिवर होती है वो अपना सेडिमेंट, मतलब गड़ा सड़ा खाद पत्थर इतने सब लाख को भर देगी। तो कुछ टाइम के बाद इसकी बॉटम भरनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी पूरी वाटर बॉडी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जो नई कम्युनिटी उगेगी, ठीक है, उसको पॉइंटर कम्युनिटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप से जो इस टाइप का जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, ये सब जगह होता है, पानी के अंदर भी होता है और लैंड पर भी होता है। अब एक ट्रॉपिकल लेवल के बारे में बात करते हैं। ट्रॉपिकल लेवल क्या होते हैं, इसको क्वेश्चन पूछा है, मैंने आपको दिखाया, अभी दिखा देता हूँ। देखो, और ये समझने जरूरी होते हैं, क्योंकि ये सब तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखा है। ट्रॉपिकल लेवल भले से थोड़ा थोड़ा दे रखा है, तो पढ़ के जाना पड़ेगा। तो ट्रॉपिकल लेवल अभी देख समझते हैं भाई, ट्रॉपिकल लेवल होता क्या है। देखो, हाँ, यहाँ पर इसको एक सेकेंड, ठीक है। तो हम ट्रॉपिकल लेवल के बारे में पढ़ रहे थे कि ट्रॉपिकल लेवल होते क्या है। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। देखो, ट्रॉपिकल लेवल आपको समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर, हाँ, यहाँ देखते हैं। देखिए, ये कौन है, इस पर डायग्राम, आप बस फालतू चीजों को इग्नोर करना है। यहाँ पर हरे भरे प्लांट्स हैं, तो जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, या प्रोड्यूसर भी बोल सकते हो। क्योंकि जो प्रोड्यूसर होते हैं ग्रीन प्लांट्स, उन्हीं के पास पावर होती है खान जो सन की हीट होती है उसको कार्बोहाइड्रेट में बदलने की। बाकी सब ये सब डिपेंड करते हैं किस पर, इस प्राइमरी प्रोड्यूसर पर। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर, देखो, प्राइमरी प्रोड्यूसर का सबसे ज्यादा होना जरूरी है। अगर सबसे ज्यादा नहीं, देखो सिंपल सी बात है, आपके घर में कमाने वाला एक, लेकिन खाने वाले 1000, और वो कमाने वाला बेचारा कम ही कमाता है, मान लो कि मंथली 5000, लेकिन खर्चा होता है 10,000 का, तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? कुछ टाइम के बाद मर जाएगा हार्ट अटैक की टेंशन से। तो सेम है, ये जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर का संख्या में ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर और ये ऊपर वाले जितने भी होते हैं, सारे के सारे अल्टीमेटली पेड़ों पर ही डिपेंड करते हैं। अब देखो, इस दुनिया के सारे पेड़ खत्म हो जाए तो सबसे पहला कौन मरेगा? सबसे पहला मरेगा इंसान। मतलब मरे तो बहुत सारे, लेकिन इंसान को जो है सबक याद आ जाएगा कि जो जिस रेट से वो पेड़ों को काट रहा है, जिस रेट से वो जो हमारी ये प्रोड्यूसर है, हरे भरे प्लांट है, इनको काट रहा है, तो वो कुछ नहीं कर रहा है, वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है इंसान। तो इसीलिए प्राइमरी प्रोड्यूसर का सबसे ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है इन पर। तो अब ये क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, खाने बने हुए, एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, पांचवा लेवल। ज्यादा नहीं होते, मैक्सिमम जो है 3 या 4, मतलब देखो 3 4 नॉर्मल होता है, कभी कभी 5 भी हो जाती है, इनको बोल। तो ये जो है इन्हीं को बोलते हैं ट्रॉपिकल लेवल। एक ट्रॉपिकल लेवल, दूसरा ट्रॉपिकल लेवल, तीसरा ट्रॉपिकल लेवल, चौथा ट्रॉपिकल लेवल और पांचवा ट्रॉपिकल लेवल। तो ट्रॉपिकल लेवल होते क्या है? ट्रॉपिकल लेवल ये आपको किसी ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब देखने के लिए तो मिलेंगे जरूर, लेकिन ऐसे ऐसे
पिरामिड में बना हुआ या फिर ऐसे ट्रायंगल में बने हुए, ये ऐसे नहीं मिलते देखने के लिए आपको, या फिर कुछ ऐसा मिलेगा। ये बस होता रहता है। ये साइंटिज्म में समझने के लिए चीजों को इस टाइप से क्लासिफाइड किया है। तो ट्रॉपिकल लेवल क्या होते हैं? ट्रॉपिकल लेवल जो होते हैं, एक लेवल में कोई पर्टिकुलर स्पीसीज रह रही होगी, उसका अपना फंक्शन होगा, जिसको मैंने आपको पीछे बताया था, अभी नीचे के बारे में बताया था। और फूड एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में ट्रांसफर होता है। एक ये और चीज याद रखना, देखो फूड जो होता है, मतलब जो भी एनर्जी होती है वो नीचे से ऊपर की ओर ट्रांसफर होती है। लेकिन नीचे से ऊपर की ओर ट्रांसफर होती है, इसमें एनर्जी का लॉस भी होता है, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर ट्रांसफर एनर्जी नहीं होती है। तो जैसे ये जो है, ये बनाने वाले हैं खाना और ये सब खाने वाले हैं, समझ गए? तो ऐसा नहीं है कि ये जो इंसान है वो पेड़ों के लिए खाना बना रहा है। नहीं, पेड़ों के लिए खाना कोई नहीं बना सकता, क्योंकि पेड़ के लिए खाना एक ही चीज बना सकती है, वो है सन। ठीक है, सन की एनर्जी से ही पेड़ जो है खाना बनाते हैं, पेड़ों के लिए कोई खाना नहीं बनाते। इसलिए जो एनर्जी होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है। प्राइमरी प्रोड्यूसर से लेकर ऊपर की ओर जो है इसकी डायरेक्शन होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे इस टाइप से गुना प्राप्त क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे ये जो इसके अंदर प्रोड्यूसर कंज्यूमर, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है क्वेश्चन आयोग कभी भी पूछ सकता है। मैंने यहाँ पर चीजों को दे दिया है कि इसके अंदर आपको पढ़ कर जाना चाहिए, क्वेश्चन पूछे हैं। अभी इसके अंदर एक और चीज है, 10% जो 10% लॉ, 10% जो लॉ है वो इन्होंने दिया था, इनका नाम आप जो है याद करके जाना। अब देखिए 10% लॉ होता क्या है। अब जरा मैं अभी 10 क्लास में दे रखा है, इसलिए जो है मैं बता रहा हूँ आपको 10% लॉ होता क्या है। देखो 10% लॉ ये होता है कि भाई अगर मान लो ये प्रोड्यूसर है, इन्हें ना 100 यूनिट खाना बनाया, ठीक है, इस वाले लेवल में। ये जो है ये जो ट्रॉपिकल लेवल है, इसको एक ट्रॉपिकल लेवल बोलेंगे। तो इसमें सभी प्लांट रहते हैं। तो इन्होंने जो है 100 यूनिट खाना बनाया, और 100 यूनिट में सर ये खाना ऊपर कितना जाएगा, दूसरे वाले इस वाले ट्रॉपिकल लेवल में। जो गाय भैंसे होती हैं, जो प्राइमरी, देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन हो गए? प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं हरे पौधे, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कर कार्बोहाइड्रेट बनाती है। और प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर उनको बोलते हैं जो, इनको हर्बीवोर भी बोलते हैं। ये जो होते हैं ना प्राइमरी कंज्यूमर, इनको हर्बीवोर भी बोलते हैं। ऐसे एनिमल्स जो केवल हरी घास खाते हों, उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर बोलते हैं। समझ में आया? मैंने शायद यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है ये, हाँ ये देखो, ये हर्बीवोर है। ये क्या खाते हैं? ये बस जो है, जैसे खरगोश हो गया, खरगोश क्या खाएगा? केवल हरी घास। ये पक्षी क्या खा रहा है? ये पत्तियां खा रहा है, तो ये केवल हरी घास को खाते हैं। तो जब एनर्जी यहाँ पर मान लो 100 यूनिट एनर्जी बनाई, तो दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में केवल इस 100 यूनिट एनर्जी का 10% करो, तो कितना हो गया? केवल यहाँ पर 10% एनर्जी ही आएगी दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में, समझ गए? तो 10% लेवल का मतलब ये हो गया कि केवल यहाँ पर 10 यूनिट, अगर इन्होंने यहाँ पर 100 यूनिट एनर्जी बनाई हरे भरे पेड़ पौधों ना, तो केवल ऊपर वाले ट्रॉपिकल लेवल में 10 यूनिट एनर्जी ही आएगी। फिर उसके बाद में ये बैठे यहाँ पर, जैसे सांप हो गया, तो सांप क्या है? सांप जो है ये एक क्या खाता है? ये हरी भरी घास नहीं खाता है, ये तो सिर्फ बस इनको कीड़े मकोड़ों को खाएगा। तो यहाँ पर जो 10 यूनिट बची है आपकी सेकेंडरी ट्रॉपिकल लेवल पर, तो ऊपर कितनी जाएगी एनर्जी? ऊपर जाएगी केवल 10%। तो इस वाले में 10 का 10% करो तो कितना आ जाएगा? केवल 1। तो यहाँ पर ये एक ही यूनिट जाएगी। उसके बाद में ऊपर ये लोमड़ी वोमड़ी जो बची, तो ये क्या है? अब इसको बहुत कम मिलेगा खाना। क्यों? क्योंकि ऊपर जो है 1 का केवल 10% जाएगी। तो 10% तो बहुत कम होता है, ठीक है, 10% तो बहुत कम होता है, 0.1। तो इसको इतनी जो है एनर्जी मिलेगी। तो ये मतलब जो एनर्जी होती है, एनर्जी लॉस होती है, ठीक है, एनर्जी लॉस होती है। ऐसा नहीं है एनर्जी लॉस होगी। ये 10% का जो रूल है, ये ही यहाँ पर फूड चेन के अंदर काम करता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये पूछा जा सकता है नाम वगैरह। तो हाँ ठीक है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, जनरली 3 या 4 लेवल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे जो खाना बनाते हैं, फिर उसके बाद में प्राइमरी कंज्यूमर होंगे। प्राइमरी कंज्यूमर को बोला जाता है कि जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो हर्बीवोर होते हैं, क्योंकि ये जो है पेड़ पौधे खाते हैं। फिर प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर के बाद आ गया ये प्राइमरी वो सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो केवल प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे, समझ गया? तो प्राइमरी कंज्यूमर कार्निवोरस इनको बोला जाता है। फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर,
और ओमनिवोर्स भी होते हैं। ओमनिवोर्स क्या कहते हैं, वो हरे भरे जैसे इंसान है तो वो हरी घास भी खाता है और फिर वो मतलब पेड़ पौधे भी खाता है और फिर वो इसको खरगोश को मार कर खा जाएगा और वो सारी चीजें मतलब मांस भी मतलब कंज्यूम करते हैं। फिर ऊपर सबसे ऊपर जो आते हैं ये तो केवल मांस ही खाने वाले लोग, मांस ही खाने वाले हैं ये, तो इनके पास मांस बहुत कम पहुंचता है, मतलब इसलिए इनकी संख्या भी कम है, समझ गए आप। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर किसी भी अगर आपने एक भी चेन तोड़ दी, मान लो ये सारे कार्निवोर्स खत्म कर दिए ये खाद डालकर, तो पूरा सब पता ऊपर का पत्ता सफा हो जाएगा इनका। तो इसीलिए और सबसे पहले तो इंसान का ही होगा, इंसान कोई इंसान ही मरेगा सबसे पहले, तो इंसान अपने हाथों से जो है ये ग्रीन प्लांट्स है इनको खत्म करता चला जा रहा है। तो ये हमने देखा है इसके अंदर। मैंने यहाँ पर एक और ये ट्रॉपिकल लेवल जो है इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। ट्रॉपिकल लेवल जो जनरली 3 से 4 होते हैं, लेकिन कहीं-कहीं 5 भी हो जाते हैं। तो इसमें थोड़ा-सा ये याद करने की ज़रूरत है। कभी यहाँ से पूछ ले। देखो ट्रॉपिकल लेवल इतने कम क्यों होते हैं? ट्रॉपिकल लेवल जो 10% के रूल के हिसाब से ऊपर जो एनर्जी है, ऊपर एनर्जी जितनी आप ऊपर जाओगे, 10% यहाँ 10%, यहाँ 10%, यहाँ 10%, यहाँ तो ऊपर एनर्जी बचती नहीं है। समझ गए? तो ऊपर इसलिए कोई जीव जंतु जिंदा ही नहीं रहता है ऊपर कि भाई इतना सारा उसके ऊपर कुछ बचे। इनको ही बहुत मुश्किल से मिलता है सबसे ज्यादा तो इनको, ये तो क्योंकि बनाती हैं, इनको मिलेगा खरगोश वरगोश को कुछ भी खा लेते हैं, फिर इनको मिलेगा थोड़ा, फिर इनको तो बहुत कम, इनको तो सबसे ही कम मिलता है, इसलिए ज्यादा ट्रॉपिकल लेवल होते नहीं है। अब डिकम्पोजर तो हर जगह काम करते हैं, यहाँ भी करेंगे। लकड़ी अगर हरा पेड़ सूख कर गिर गया नीचे तो उसको सड़ाने का डिकम्पोजर काम करेंगे। ये मर गया खरगोश तो इसकी हड्डी को सड़ाने का काम करेंगे। मेंढक सड़ गया तो इसको भी सड़ाने का काम करेंगे। अब ये जो है लोमड़ी है ये मर गया तो इसको भी सड़ा घुसा कर सबको डिकम्पोजर गला देंगे। तो ये यहाँ पर जो है ये था कि कितने होते हैं कार्निवोर्स के, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि कौन कौन होते हैं। अब इसमें कुछ चीजें हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल फूड चेन। तो यहाँ पर थोड़ी सी चीजें मैं बता देता हूँ कि होता क्या है कि इंसान कैसे अपने हाथों पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है। आपने बहुत चीजें सुनी होगी कि माइक्रो प्लास्टिक जो है ब्रेन में मिल गई, फेफड़ों में मिल गई, वो सॉरी आंतड़ियों में मिल गई, तो ब्रेन में भी मिली है। माइक्रो प्लास्टिक जो होती है बहुत छोटी प्लास्टिक होती है, लेकिन वो ऐसे जाती कैसे है बॉडी के अंदर। देखो इंसान जो है बहुत सारी ऐसी चीजों को यूज कर रहा है जो नेचर के अंदर गलती सड़ती नहीं है। जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक बना तो दी, सुविधा भी बहुत अच्छी देती है, लेकिन प्रॉब्लम उसके साथ यही है कि उसको नेचर में हमारे जो बैक्टीरिया हैं उसको सड़ा नहीं पाते। सड़ा तो देते हैं, मतलब कई हजार साल लग जाएंगे, बस बहुत से प्लास्टिक को सड़ने में बहुत टाइम लग जाता है, कई कई सौ साल लग जाते हैं। अब उसको इतने टाइम में तो वो अपने आसपास की जमीन जो है खराब कर देती है। ठीक है, तो ये इसलिए ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब कुछ केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स जो होते हैं जैसे मान लो हमारी जो आप जैसे दिल्ली के अंदर हम मैं बताता हूँ दिल्ली के अंदर होता क्या है। जैसे यमुना फ्लो कर रही है ये, तो यमुना के अंदर पानी फ्लो कर रहा है, तो आपने पिक्चर देखी भी होगी इसके अंदर, वो उस पर क्या बोलते हैं टीवी पर दिखाते भी हैं जो न्यूज चैनल वाले की देखो कितना गंदा पानी बुलबुले उठ रहे हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ ना इंडस्ट्री है, रिवर के चारों तरफ। अगर आप हरियाणा से आती है, कुछ दिल्ली में आती है, बच्चे कुछ ही कसर दिल्ली वाले निकाल देते हैं और फिर उसमें जितना भी दिल्ली में सूसू पॉटी करते हैं वो सब इसी के अंदर फ्लश होता है। तो इसमें इतने सारे मतलब केमिकल चले गए हैं, इसमें इतने सारे केमिकल चले गए कि अगर कोई पास में यहाँ पर खेती कर रहा है, सपोज करो यहाँ पर जो है मरकरी के बारे में बात कर लेती है, हैवी मेटल सबसे अच्छा है। अब ये यहाँ पर कोई खेती कर रहा है और उसको सिंचाई करनी होती है इस यमुना के पानी से, तो वो सिंचाई करेगा। अब जो हैवी मेटल है, तो हैवी मेटल क्या होंगे? हैवी मेटल मान लो कोई भी पेड़ है हमारे पास, तो हैवी मेटल जो है जब वो सिंचाई करेगा किसान, तो उसके जो अंदर है जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं और जो उसका वास्कुलर बंडल होता है जाइलोम एंड फ्लोम, उसके थ्रू उसकी अंदर चले जाएंगे, अंदर टिश्यू में जमा हो जाएंगे। तो वो हैवी मेटल अब मान लो गोभी उगा ली तो गोभी के जाकर टिश्यू में जमा हो जाएंगे। अब उस गोभी को कौन खाएगा? उस गोभी को खाएगा इंसान। तो बे गोभी, वो गोभी से क्या होगा, इंसान खा रहा है तो वो बॉडी के अंदर जमा हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो हमारा मतलब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। तो बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। तो बायो हाँ ये यहाँ पर तो ये था बायो एक्यूमुलेशन। तो बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? बायो एक्यूमुलेशन ये होता है दो, देखो बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये है कि अगर जैसे मैंने आपको गोभी वाली बात बताई, अगर वो
जो भी हैवी मेटल थे केवल गोभी के अंदर ही रहते, तो हम बोलते हैं उसको बायो एक्यूमुलेशन, कि गोभी के अंदर ही वो सारी चीजें जो है प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि गोभी जो है खाना बनाने का काम करती है, हरे प्लांट होते हैं तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करके कार्बोहाइड्रेट बनाती है। लेकिन हो क्या रहा है, इंसान इसको खा रहा है, और फिर या फिर इसको कोई मान लो कोई भैंसा मान लो कोई गाय खा गई, ठीक है, और गाय को फिर मारकर वो टाइगर खा गया, तो या फिर सुअर खा गया। तो अब फिर हो सकता है कि या फिर ये जो गोभी है इसको कोई वो खा गया, मुर्गी उर्गी खा गई, लेकिन मुर्गी को तो इंसान खाता है। तो फिर क्या है कि ये सब फूड चेन में ट्रांसफर हो गया। तो जो हैवी मेटल है फिर वो सबके अंदर जाएंगे, गाय के अंदर भी जाएंगे, टाइगर के अंदर भी जाएंगे, और इंसान के अंदर भी जाएंगे, मुर्गी के अंदर भी जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन जो है बायो एक्यूमुलेशन की एक मैग्नीफाइड फॉर्म है। बायो एक्यूमुलेशन में क्या होता है कि चीजें केवल एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह फैलती नहीं, जैसे गोभी के अंदर ही रह जाएंगी हैवी मेटल। लेकिन बायो एक्यूमुलेशन में ये होता है कि बायो एक्यूमुलेशन बायो मैग्निफिकेशन में, सॉरी, बायो मैग्निफिकेशन में ये होता है कि जो हैवी मेटल है वो, अब मैं यहाँ पर केवल हैवी मेटल का एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ऐसा कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस हो सकता है, पेस्टिसाइड हो सकते हैं। तो वो जो बायो मैग्निफिकेशन होता है, बायो मैग्निफिकेशन में जो होती है वो चीजें फैलनी शुरू हो जाती है। जैसे मान लो HIV है, तो HIV एक बंदे को है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कोई लड़का है लड़की, अब किसी ने वो उसके साथ में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए, तो फिर वो उसको हो जाएगा, फिर ये और किसी के साथ बनाएगी, ये बनाएगा, फिर उसको, फिर उसको, फिर उसको, फिर उसको, मतलब फिर ये एक बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी। तो एक एक बंदे के पास रहना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो फैलना शुरू कर दे तब दिक्कत होती है। बायो एक्यूमुलेशन और बायो एक्यूमुलेशन की मैग्नीफाइड जो फॉर्म है वो बायो एक्यूमुलेशन की मैग्नीफाइड बायो मैग्निफिकेशन बायो मैग्निफिकेशन है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इनके बारे में पता होना से आपसे पूछा जा सकता है। अब जैसे ये देखिए, इसको इसके अंदर जो है छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक चले गए छोटी वाली फिश के अंदर, छोटी वाली फिश को खाया बड़ी वाली ने, बड़ी वाली ने बड़ी वाली को खाया, और बड़ी वाली ने, और फिर इसको खा जाएगा इंसान। तो फिर इंसान के अंदर चले जाएंगे। तो ये जो है जो पेस्टिसाइड होते हैं, ये बॉडी के एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करते रहते हैं। इसी को हम जो बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। अगर एक ही बॉडी के रहने देते, मान दो इसी के अंदर रहते छोटी वाली फिश के अंदर, तब तो हम बोलते हैं कि बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है इनका। तो मैंने यहाँ पर दे दिया है। तो जैसे ये है, घास के अंदर आगे घास को चूहे ने खा लिया, चूहे को सांप ने खा लिया, सांप को इसने खा लिया, तो क्या होगा, मान लो हम ले लेते हैं यहाँ पर हैवी मेटल। तो हैवी मेटल चली गई इस पौधे के अंदर, तो पौधे को खाएगा चूहा, चूहे के अंदर हैवी मेटल चले जाएंगे, चूहे को खा जाएगा सांप, सांप के अंदर चलेगा, सांप के खा जाएगा ये जो बैठा हुआ है यहाँ पर बाज। तो ये क्या होगा फिर, एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में यहाँ पर क्या है, जो पेस्टिसाइड है या हार्मफुल मटेरियल से वो ट्रांसफर हो रहा था, इसी को हम बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। अब एक और चीज है यहाँ पर, तो ये हुआ। अभी हम यहाँ पर फूड वेब के बारे में और पढ़ लेते हैं, फूड चेन और फूड वेब के बारे में। तो यहाँ पर ये देखो, इसके बारे में जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के बारे में पढ़ के जाना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है आयोग ने इस पर। अब हाँ, फूड चेन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, फूड चेन का मतलब मैंने आपको वैसे समझा ही दिया है बीच में कि जैसे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं डायग्राम में। प्लांट क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है भाई, इनके बिना तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, इनका तो होना जरूरी है। अगर ये नहीं है तो बाकी का इनका तो सत्यानाश है, मतलब इनका तो बेड़ा गर्क है, ये तो अगर फल फूल सकते ही नहीं है। तो इसलिए जो है इनका होना जरूरी है। तो जब तक ग्रीन प्लांट नहीं होंगे तब तक जो है लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। तो ग्रीन प्लांट का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनके बिना जो भी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करते हैं यही करते हैं। और जैसे ये ऊपर वाला फूड चेन है कि इस प्लांट को हिरन खा गया, हिरन को फिर लॉयन खा गया, फिर यहाँ पर ये फ्लावर था, फ्लावर को तितली ने खाया, तितली को मेंढक ने खाया, मेंढक को कौन खा गया, सांप खा गया, सांप को कौन खा गया, ईगल। फिर उसके बाद में घास थी, घास को फिश ने खाया, जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है। और छोटी वाली फिश को बड़ी वाली फिश ने खाया, बड़ी वाली फिश को ये बर्ड्स बैठी इसने खा लिया। तो यही है फूड चेन। और फूड वेब क्या होती है, फूड वेब ये होती है कि अगर इस फ्लावर को ये हिरन खा ले, मतलब कि बहुत सारी फूड चेन जब आपस में मिल जाती है तब फूड वेब मिलती है। और ये जो है स्नेक जो है इसकी घास खा जाए, या स्नेक इसकी फिश खा जाए, या मेंढक इस फिश को खा जाए, और या फिर ये बत्तख जो है ये बैठी है इसको खा जाए, और ये जो है लॉयन जो है ये इसको खा जाए, ईगल जो है इसको सीधा डायरेक्ट इसको खा जाए, और सांप केवल यहाँ के इसके फूल खा जाए। तो ये जब ऐसा हो जाए, एक दूसरे से फूड चेन कनेक्ट हो जाए, तो उसको फूड वेब बोलते हैं।
तो फूड वेब चेन, देखो फूड चेन आपको ऐसा नहीं कि आपको कोई दिखाई देगा कुछ, ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती है, होती रहती है नेचर में, लेकिन साइंस न्यूट्रिशन में समझने के लिए सारी चीजें बना रखी है। तो फूड वेब में क्या होता है, देखो ये फूड वेब है, इसमें इसको चिड़िया को कौन खा गया, सांप भी खा सकता है, इस ये जो है ये इसको बड़ा वाला चिड़िया बड़ा वाला बाज भी खा सकता है चिड़िया को, और ये जो है ये लोमड़ी भी खा सकती है इस चिड़िया को। तो मतलब यहाँ पर दुनिया भर की चीजें जो है एक चीज को खा सकती है। तो बहुत सारी फूड चेन जो है जब मिल जाती है तो फूड वेब बनता है, तो और कुछ इसमें है नहीं है। 4R अप्रोच याद रखना है, 3R भी अप्रोच है, लेकिन देखो 4R अप्रोच या 3R अप्रोच कुछ पूछे तो इसका मतलब 3R का क्या मतलब होता है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये 3R में आता है। ठीक है, तो अगर 3R आता है तो उसके अंदर होता है रिड्यूस, ठीक है, और रीयूज और फिर रिसाइकल, रिसाइकल, ये 3R का मीनिंग है। हाँ कभी कभी पूछा गया है। तो 4R का अगर मतलब आता है तो रिड्यूस, रीयूज, रिकवरी और रिसाइकल। तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया था। तो मैंने ये फूड वेब फूड चेन के बारे में बता दिया, और ये मैंने बायो एक्यूमुलेशन के बारे में बता दिया। एक और चीज बची है इसके अंदर, ये देखो प्लांकटन, प्लांकटन के बारे में हम पढ़ते हैं कि होते क्या है। देखो ये जो होते हैं बहुत छोटे छोटे माइक्रो, मतलब बहुत छोटे छोटे माइक्रो और जो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, वाटर बॉडी के अंदर आपको मिलेंगे ये। तो अब ये दो टाइप के होते हैं प्लैंकटन। तो एक तो होते हैं फाइटोप्लैंकटन, एक होते हैं जू प्लैंकटन। जू प्लैंकटन का मतलब आप, फाइटो का मतलब हो गया पानी में रहने वाले पेड़ पौधे, और जू प्लैंकटन का मतलब हो गया कि पानी में रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु, छोटे छोटे एनिमल्स, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो जू प्लैंकटन, जू शब्द जो एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, जो फाइटो जो है वो प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो ऐसे ही फ्लोट करते फिरते रहते हैं यानी उसके अंदर। अब यहाँ पर कुछ चीजें ये कहाँ पर मिलते हैं, जू प्लैंकटन, या अब हम सीधा प्लैंकटन यूज शब्द यूज करेंगे। अब ये देखो मिलेंगे कहाँ पर, क्योंकि देखो ये जो होते हैं ना फाइटोप्लैंकटन, ये पानी में रहने, मतलब पानी में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करते हैं। और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करने का मतलब ये हो गया कि उनको जो है सनलाइट की जरूरत होती है। तो अगर कोई पानी में वाटर बॉडी है, तो पानी में जहां तक, सॉरी, पानी के अंदर जो सनलाइट है वो पेनिट्रेट करेगी जहां तक, तो ये केवल फाइटोप्लैंकटन वहां तक मिलते हैं। थोड़े से गहराई में भी मिल सकते हैं, जहां पर जो है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन ना करके दूसरे तरीके से जो है कार्बोहाइड्रेट या फूड को बनाया जाता है केमो सिंथेसिस के थ्रू, तो वहां पर भी मिलते हैं ये। तो जनरली तो ये उसका यूज करते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं। अब तो फिर सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो खाना खाने वाले भी आ जाएंगे। तो खाना खाने वाले कौन आएंगे, जू प्लैंकटन, जू प्लैंकटन यहाँ पर रहते हैं। तो ये जो जहाँ जहाँ तक जो लाइट पेनिट्रेट करती है, वो जो एरिया होता है वो काफी, मतलब उसमें काफी बायोडाइवर्सिटी होती है, खाने वाले और बनाने वाले सभी वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ये देखेंगे ये एरिया कि भाई उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पर जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन मिलते हैं। तो इसके लिए आपको देखो, ये जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन छोटे छोटे होते हैं, ये छोटी छोटी सी फिश है, छोटे छोटे से पेड़ पौधे हैं। तो ये जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन, जैसे ये क्या बोलेंगे इसको, जू प्लैंकटन, और छोटी छोटी जो यहाँ पर ये है कीड़े, छोटे छोटे पेड़ पौधे, इनको जो है फाइटोप्लैंकटन बोलते हैं। अब हम जरा चार जोन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर ये देखिए जोन दिखाता हूँ, हाँ यहाँ पर ये अच्छा जोन है। तो एक तो जैसा आप देख रहे हो ये पानी है और चारों तरफ जमीन है। तो इस जमीन इसमें पानी में चार जोन बना रखे हैं यहाँ पर। एक तो जो है लिटोरल जोन एक होता है, ठीक है। तो लिटोरल जोन का मतलब हो गया कि ये जो जितना भी पानी के जमीन के आसपास का एरिया है, दैट इज द जोन। दूसरा जोन होता है लिमेंटिक जोन। तो लिमेंटिक जोन जो होती है ऊपर की परत होती है, देखो जब सन की लाइट आएगी तो केवल इतने ही पोर्शन में पेनिट्रेट करेगी, यहाँ पर इतने पोर्शन में पेनिट्रेट करेगी। तो इसको फोटोइक जोन भी बोला जाता है। इस वाले जोन को जहां तक लाइट आती है फोटोइक जोन बोला जाता है। पानी में जहां तक लाइट घुसती है फोटोइक जोन, और जहां तक पानी में लाइट नहीं जा पाती है उसको अफोटोइक जोन बोलते हैं। तो नीचे जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, इसको चार लेयर में किसी भी वाटर बॉडी को डिवाइड किया जाता है। ये इसको याद करने की जरूरत नहीं है, नीचे वाली ये प्रोफंडल जोन, ये वाली ये कितना जरूरी नहीं है, ये वाली प्रोफंडल जोन होती है ये वाला, तो यहाँ पर लाइट कमी पहुंचती है। और सबसे वाली वाली जो जोन होती है ये तो एकदम बॉटम होता है, तो इसको कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, जो मेन जोन है उसको करने की जरूरत है। तो पहले इसके बारे में पढ़ते हैं लिटोरल। तो लिटोरल जो है ये इसके पास का जोन होता है, जमीन हो गई, इधर पानी हो गया। और ये जो जोन होता है ये वाला, ये होता है ऊपर वाला पानी का वो हिस्सा जहाँ पर लाइट पहुंचती है, इसको लिमेंटिक जोन बोलते हैं।
तो सबसे ज़्यादा जो प्लैंकटन है वो कहाँ रहते हैं, वो देखो एक और चीज़, ये पूरा लिटोरल, ये जो लिटोरल ज़ोन है ये वाला, और इसमें लिमेंटिक ज़ोन को अगर हम ऐड करते हैं तो इसको बोलते हैं फोटोइक ज़ोन। फोटोइक ज़ोन का मतलब हो गया जहाँ पर लाइट पेनिट्रेट करती है, तो लाइट तो यहाँ भी पेनिट्रेट करेगी, इसमें भी करेगी, इतने पोर्शन में सब जगह लाइट पेनिट्रेट करेगी। तो यहाँ पर जो छोटे-छोटे पेड़-पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, छोटे-छोटे होते हैं, जिसको मैंने अभी फाइटोप्लैंक्टन बोला था, तो वो खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कर कर। तो सिंपल सी बात है, खाना खाना बनाएंगे तो खाना खाने वाले भी आएंगे, तो यहाँ पर जू प्लैंकटन आ जाते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं। तो यहाँ पर काफी बायोडाइवर्सिटी होती है इस वाले पोर्शन, इस वाली लेयर में काफी मछलियाँ मिलेगी आपको, कोरल रीफ वगैरह मिलेंगे, सारी चीजें यहाँ पर, जो मोस्टली चीजें आपको यहाँ पर मिलती है। तो ये मैंने यहाँ पर दिया हुआ दे रखा है इसमें, इसके अंदर। तो ओपन वाटर जोन का क्या मतलब होता है? ओपन वाटर जोन का मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ पर कोई, किसी ने घेर नहीं रखा है, ऊपर से छाता लगा दिया कि सनलाइट को रोक दिया, खुला है ये, एकदम खुला आसमान। तो ओपन वाटर जोन का मतलब होता है एकदम खुला। तो फोटोइक जोन का मतलब केवल यहाँ तक, इस वाले पोर्शन तक लाइट आ रही है। यहाँ पर अफोटोइक जोन का मतलब यहाँ लाइट, कोई लाइट नहीं है, इसलिए इसको अफोटोइक जोन बोला जाता है। तो ये जो अफोटोइक जोन है, इसमें देखो फोटोइक जोन में लिटोरल, यहाँ देखो ये वाला लिटोरल जोन को और लिमेंटिक जोन को प्लस कर दें तो हमारे पास फोटोइक जोन बन जाता है। अब इसका फोटोइक जोन के अंदर या लिमेंटिक जोन के अंदर, यहाँ पर फोटोइक जोन बोलो या लिमेंटिक जोन बोलो, ये इसके अंदर काफी बायोडाइवर्सिटी होती है, क्योंकि खाना बनाने वाले और खाना खाने वाले वहीं पर होते हैं, मतलब जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन खूब भर भर के होते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको बस एक बार देख लेना, मैंने बहुत आसान भाषा में ही इसको लिखा है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि आयोग ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और ट्रॉपिकल लेवल, हाँ ये वाला भी, ये नहीं बताया। तो ट्रॉपिकल लेवल आर फॉर्म बाय, तो ट्रॉपिकल लेवल जो मैंने आपको ऐसा वो बनाए थे कि ऊपर क्या होता है, नीचे हरे भरे पौधे होते हैं, ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर वो इस टाइप से चलता रहता है। तो अब ये कह रहा है कि भाई ये जो ट्रॉपिकल लेवल्स बने हुए होते हैं, इसको कौन बनाता है? फॉर्म्ड बाय, कौन कौन बनाता है? ऑर्गेनिज्म लिंक इन फूड चेन, जो और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड चेन से मिलकर बने होते हैं वही बनाते हैं, या ओनली प्लांट, या केवल प्लांट बनाते हैं, या एनिमल्स ओनली, केवल एनिमल्स बनाते हैं, कार्निवोरस। तो क्या कार्निवोरस, देखो इस ट्रॉपिकल लेवल को जितने भी, उसके अंदर एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, मतलब होते हैं एनिमल्स, तो प्लांट तो होना जरूरी है, वो मिलकर बनाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ए है, ऑर्गेनिज्म लिंक टू इन द फूड चेन। तो फूड चेन से कौन कौन लिंक होगा? सभी, भालू, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, सांप, कछुए, केचुए, सब कुछ जो है लिंक होते हैं उसके अंदर। तो इसका जो आंसर है वो ये है। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन विच ऑफ, ये तो मैंने आपको करा ही दिया कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड। फिर यहाँ पर प्राइम, देखो ये वाला काफी अच्छा क्वेश्चन है, विच इज, ये वाला क्वेश्चन और ये दो क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा अभी। और ये वाला क्वेश्चन फाइटोप्लैंक्टन वाला, ये वाला करा देता हूँ। देखो पहला अभी कराता हूँ ऊपर वाला क्वेश्चन, हाँ ये भी मैंने करा दिया। और ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ जो अभी अभी मैं समझा रहा था, एक क्वेश्चन अभी और कराऊंगा। फाइटोप्लैंक्टन, यहाँ पर असेंशन डीटिंग वाले क्वेश्चन है। फाइटोप्लैंक्टन ग्रो इन द अबंडेंस ऑफ, अबंडेंस मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में उगते हैं, इन द लिमेंटिक जोन, लिमेंटिक जोन में, ये सही बात है, लिमेंटिक जोन मैंने आपको बताया कि वहां पर खूब उगते हैं ये, क्योंकि रोशनी होती है। दूसरा असर्शन, और जो सॉरी असर्शन बिल्कुल ठीक है, ओके। फिर लिमेंटिक जोन इज ओपन वाटर जोन। ओपन वाटर जोन का मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पर जोन होगा, मतलब ऊपर पानी होगा, मैंने इसके बारे में बताया था। देखो ये कहाँ गया है, ये खुला, एकदम खुला आसमान है ये, सीधी सन जो है सनलाइट डायरेक्ट आएगी यहाँ पर, कोई भी वो नहीं होगा कि भाई सनलाइट यहाँ पर रुक गई है, और तो यहाँ पर सीधी सनलाइट आएगी। तो यहाँ पर सीधी डायरेक्ट सनलाइट आती है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो ये वाला ठीक है। और लिम्फेटिक जोन इज द ओपन वाटर, ये वाला भी ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो फाइटोप्लैंक्टन क्यों मिलते हैं इस वाले जोन में, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट आती है। और फाइटोप्लैंक्टन जो है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रीजन है असर्सन को पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ अगर सनलाइट नहीं आएगी जोन के अंदर, ओपन वाटर जोन नहीं होगा, मतलब ओपन वाटर जोन का मतलब ऊपर से सनलाइट डायरेक्ट नहीं आ रही है, तो फिर ये यहाँ पर सनलाइट नहीं आ पाएगी। अगर आपने किसी ने यहाँ पर पूरे एरिया को ढक दिया पानी के, तो वहां पर सनलाइट नहीं आएगी।
तो सनलाइट नहीं आएगी तो मतलब फाइटोप्लैंक्टन जिंदा ही नहीं रहेंगे, तो इसलिए ओपन वाटर होना जरूरी है, ओपन वाटर जोन होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो है ये दोनों असर्शन और रीजनिंग बिल्कुल ठीक है, और जो रीजन है वो असर्शन को सही तरह से एक्सप्लेन कर रहा है कि बोथ बी वाला ऑप्शन, बोथ ए एंड बी आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, तो बी आंसर है इसका। अब बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे हम, और ये वाला इसमें यूट्रिफिकेशन मुझको बताना है, एल्गल ब्लूम भी बताना है, तो इसको भी बाद में करेंगे, मैंने नहीं बताया। व्हाट इज द ट्रू अबाउट द इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम के बारे में सही क्या है, तो इकोसिस्टम के बारे में सही क्या है, देखो प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर समझ रहे हैं आप किसको बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर उनको बोलते हैं जो केवल हरी घास खाते हों, जैसे गाय बैल, और कौन, गाय बैल हो गया, और कौन गया, खरगोश हो गया, तो ये सब क्या है, हरी घास खाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि प्राइमरी कंज्यूमर आर लीस्ट डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूसर, ये कह रहा है कि जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं गाय भैंस, ये बहुत कम डिपेंडेंट होती है जो प्रोड्यूसर होते हैं। तो फिर क्या, ये क्या वो खाते हैं, पानी खाते हैं ये, तो ये तो गलत है, प्राइमरी कंज्यूमर तो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये वाला तो गलत हो गया। दूसरा, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर गाय भैंस ये हो गई, ये सब हरी घास खाते हैं, आर आउट नंबर प्रोड्यूसर, आउट नंबर प्रोड्यूसर का मतलब ये हो गया कि ये जो है जो खाना बनाने वाले हैं उससे ज्यादा होते हैं। जैसे मैंने बताया भाई, अगर इस धरती पर लाइफ तो पॉसिबल है, क्यों इंसान घूमता रहता है कि आज मैं वो फरारी में घूमूंगा, हरारी में घूमूंगा, दुनिया भर की चीजों में घूमूंगा, तो क्यों, क्योंकि उसको खाने को मिल रहा है। और खाना बना कौन रहा है, खाना बना रहा है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कौन होते हैं, हरे प्लांट, हरे प्लांट को घास नहीं डालते, तो मतलब उनको तो काटते चले जा रहे हैं, तो इसलिए एक दिन इंसान आकर अपने जो पेड़ हाथों को कुल्हाड़ी मार लेगा, तो इसलिए प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा है यहाँ पर, तो ये वाला दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। अब दूसरा तीसरा स्टेटमेंट, प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर, तो इससे ही बात है, खाना बनाने वाले बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। डी वाला भी पढ़ लेते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल, भाई लार्जेस्ट तो नहीं होते सेकेंडरी कंज्यूमर, ये कम ही होते हैं, पावरफुल तो होते हैं, ये तो बात सही है, लेकिन लार्जेस्ट नहीं होते, तो इसी वजह से ये जो है स्टेटमेंट ये गलत हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी। तो ये कार्टेजिना डोमेस्टिक, ये कहाँ गया कार्टेजिना प्रोटोकॉल, और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, इसके बारे में हम अलग से मैं लेक्चर लाऊंगा, तो उसके अंदर मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा। ये सिलेबस है, आप सिलेबस देख लो, तो 2 घंटे का टाइम मिलता है, और ये आपको 150 क्वेश्चन होते हैं, तो वैसे तो इस बार नॉर्मलाइजेशन हट गया है, लेकिन फिर भी बच्चे जो है इसको काफ़ी वेटेज नहीं देते, वो केवल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के पीछे भागते रहते हैं, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। 2000 देखो 2023 के अंदर 30 क्वेश्चन थे, ठीक है, 30 क्वेश्चन, और जो ये जो था एनवायरमेंट सर, तो 30 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, और 30 ही क्वेश्चन थे पॉलिटी के, तो आप समझ रहे हो ना, 30 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर अपने नए टॉपिक पर होगा, और मैं उसमें आपके लिए बहुत सारी जो पिछले साल के क्वेश्चन है उसको लेकर आऊँगा। तो ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं।